सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। हमारे चिकित्सक भी उपस्थित होने लगे हैं। डॉक्टर विकेश चौधरी उपस्थित हो गए हैं, डॉक्टर रजनीश जी, डॉक्टर बहुराम बाबू, अंकिता जी, अर्चना जी, विकास चौधरी जी, आनंद आयुर्वेद, मनोरंजन साहू जी, सुनील कुमार जी, दीप्ति, ऐसे सभी समय पर उपस्थित हो रहे हैं। सबको पता है 4 बजे व्याख्यान चालू हो जाता है, उसी अनुरूप आप सब उपस्थित हो जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोगों ने एलर्जी के बारे में चर्चा की थी। आज विसर्प के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर कृष्णा सागर, इनका प्रश्न है, मधु और घृत समान मात्रा लेने से ये कहा जाता है कि विषरूप का धारण कर लेता है, शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन मैंने अपने कई बस्ती की योगों में बताया है कि 50 ग्राम शहद, 50 ग्राम अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत आदि लेना चाहिए। तो इसमें 2 बातें आप समझ लीजिए कि जहाँ तक घृत का प्रयोग है वो शुद्ध घृत है। शुद्ध घृत यानी किसी औषधियों से भावित ना हो, शुद्ध घृत इस समान मात्रा में लें तो नुकसान होने का भय रहता है। दूसरा, मुख के द्वारा जब समान मात्रा में मधु और घृत लिया जाता है तब वह आमाशय में जाता है, वहाँ जाठराग्नि क्रिया होती है और हो सकता है, इसे कोई अध्ययन तो नहीं है लेकिन शास्त्र तो कहता है कि समान मात्रा में देने से नुकसान हो सकता है। लेकिन जो वस्ती में उल्लेखित है वहाँ पर जो घृत है वो शुद्ध नहीं दिया जाता है, वो औषधियों से सिद्धित, जैसे मैंने बताया था सुगंधारी घृत, शतावरी घृत, पंचतिक्त घृत, अगर इनको समान मात्रा में लिया जाए तो नुकसान नहीं होता। फिर हम गुद मार्ग से दे रहे हैं, अर्थात हम रेक्टम में दे रहे हैं, वहाँ जाठराग्नि क्रिया नहीं होती, इसलिए भी संभवतः वहाँ पर समान मात्रा में घृत और शहद देने से, गुद मार्ग से देने से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। और ये प्रैक्टिकल बात है। ये हम हजारों मैं अपनी प्रैक्टिस लाइफ में, मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी थी 73 में। 73 में मेरा अपॉइंटमेंट एज ए पंचकर्म लेक्चरर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में हुआ था। उसके बाद पंचकर्म में 84 में प्रमोशन हुआ, रीडर बन गया। फिर इसके बाद 90 में पीएससी के थ्रू प्रोफेसर काय चिकित्सा और पंचकर्म बना। फिर लगातार लगभग 18 साल प्रोफेसर के पद में रहा और शुरू से ही पंचकर्म की प्रैक्टिस मैंने की। चूँकि गवर्नमेंट सर्विस में था तो अनेक स्टूडेंट भी मेरे हाथों से निकले। आज तक कोई भी व्यापद या कोई भी ऐसा लक्षण नहीं मिला जो सिद्ध करता हो कि रेक्टम के माध्यम से, गुद के माध्यम से दिया जाने वाला घृत समान मात्रा में मधु लेने से नुकसान हुआ हो। और फिर मैंने बताया 2 कारण, एक तो सिद्धित हम दे रहे हैं, दूसरा जाठराग्नि की क्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है, इसलिए नुकसान होने की संभावना नहीं है। और मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर भी मैं आपको कह सकता हूँ। डॉक्टर सोनल पटेल, पोस्ट कोविड पेशेंट में मॉडर्न मेडिसिन लेने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे जॉइंट प्रॉब्लम, बैक रिब हैवीनेस, एसिडिटी, लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं और व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगती है।
तो पेशेंट को ये सलाह देना चाहिए, मैं अपने पेशेंट को सलाह देता हूँ कि यदि कोविड ठीक हो गया है, उसके बाद कोई लक्षण भी ना हो तो भी अश्वगंधा के कैप्सूल 2 कैप्सूल सुबह शाम को, इसके अलावा गिलोय घनबटी और तुलसी घनबटी 2 गोली दिन में 2 बार, और च्यवनप्राश का निरंतर सेवन करते रहें। च्यवनप्राश या ब्राह्मी अवलेह, और किसी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि पोस्ट कोविड के बाद कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं तो लक्षणानुसार फिर हम चिकित्सा कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, उन्होंने पूछा है कि एक हार्ट का पेशेंट के लिए कोई रसायन कल्प जो नित्य जिया जा सके और कार्डियक डिसऑर्डर भरे भविष्य न हो, उसके लिए कोई सामान्य योग कोई हो तो बताएं। इसके लिए अर्जुन छाल, पुष्कर मूल और आमल की, अर्जुन छाल, पुष्कर मूल और आमल की, ये बराबर मात्रा में ले लें, बारीक चूर्ण तैयार कर लें। 1 चम्मच सुबह शाम को दोनों टाइम इसको देवें। इससे निश्चित रूप से कार्डियक डिसऑर्डर, कार्डियक पेन बिल्कुल नहीं होगा, और ये हृदय है, हृदय को पोषण करने वाला है। इसके अलावा आमलक्यादि रसायन का भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, इसको निरंतर लेवें। और एक और अदरक सुरस और लहसुन सुरस 1-1 चम्मच, इनको यदि आप प्रतिदिन 1 बार प्रातःकाल सेवन कर लेते हैं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी और हार्ट डिसीज भी आपको नहीं होगी। डॉक्टर आशा तबानी, उन्होंने सिलिज इत्यादि लौह कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, तो ज़्यादातर तो झंडू कंपनी की अच्छी दवाइयाँ रहती हैं, अन्यथा डाबर और वैद्यनाथ तो हैं ही। इन्हीं पे विश्वास आपको करना पड़ेगा, इनकी दवाई आप ले सकते हैं। सबसे पुरानी फार्मेसीज़ हैं। इसके अलावा कृष्ण गोपाल कालेड़ा अजमेर, ये ट्रस्ट है, इसकी भी दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। मैं ज़्यादातर कृष्ण गोपाल कालेड़ा के रस औषधियाँ ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ। डॉक्टर कृष्णा सागर, इनका और प्रश्न है। 55 साल के पेशेंट हैं, 3 वर्ष पूर्व ITP डायग्नोसिस हुआ था। प्लेटलेट्स अचानक कम हो जाते हैं और 2 वर्षों से लगातार स्टेरॉइड दिया जा रहा है। इसके कारण शुगर लेवल बढ़ गया है। स्टेरॉइड कम करते हैं तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और स्टेरॉइड्स बराबर मात्रा में दिए जाते हैं तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? वास्तव में स्टेरॉइड अल्प समय के दिया जाना ठीक है, लेकिन कंटिन्यू लेने से पेशेंट के बोन्स एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, व्याधि क्षमत्व तो कम हो जाता है, पफीनेस चेहरे में हो जाता है और अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ITP का मतलब होता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसको हम तिर्यक रक्तपित्त कह सकते हैं आयुर्वेद के आधार पर। ऊर्ध्वक, अधा और तिर्यक रक्तपित्त। ऐसी अवस्था में त्वचा के नीचे ब्लीडिंग हो जाती है और नीले नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, उसको परप्यूरा बोलते हैं। इस व्याधि में इम्यून सिस्टम शरीर के विपरीत हो जाता है और जिसके कारण प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। इट इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर in which the immune system destroys platelets which is necessary for the
ब्लड क्लॉटिंग। जैसा कि आप जानते हैं प्लेटलेट्स की आवश्यकता ब्लड क्लॉटिंग की है। अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो अगर कहीं ब्लीडिंग हुई तो रुकती नहीं है, अनेक जगह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए प्लेटलेट्स की नॉर्मल स्थिति होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए जो हम लोग देते हैं उसमें अकीक पिष्टी 250 मिलीग्राम, स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकीक पिष्टी 250 मिलीग्राम, स्वर्ण सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। दिन में 2 या 3 मात्राएं च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी औले के साथ पेशेंट को देवें। इसके अलावा दूर्वा सोरस मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो दूर्वा का चूर्ण बना लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पेशेंट को दीजिए। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में काम करने वाले औषधियों का भी प्रयोग हमको करना चाहिए, ताकि जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, विपरीत हो गया है, वो सामान्य अवस्था में आए। उसके लिए अश्वगंधा, गिलोय, आमलकी और शतावरी, अश्वगंधा, गिलोय, आमलकी और शतावरी, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच पेशेंट को देना चाहिए। दूर्वा सोरस 1 चम्मच और गिलोय सोरस 1 चम्मच, दोनों को मिला करके पान करावें। इससे भी पेशेंट को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा धाय पुष्प और नागकेशर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और 1 चम्मच सुबह शाम को इसका भी सेवन करें। इसके अलावा प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आधुनिक चिकित्सक भी इसका प्रयोग करते हैं। वह है पपीते का पपीता पत्र, गिलोय और कुछ तुलसी के पत्ते, इनका जूस निकाल करके आधा कप सुबह आधा कप शाम को देने से 1 सप्ताह के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। इस तरीके से यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित है आईटीपी में अर्थात इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर अर्चना जायसवाल, उनका प्रश्न है, अवसाद में वेट लॉस क्यों हो जाता है? डिप्रेशन की अवस्था में रोगी का खान पान बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, भूख कम लगती है पेशेंट को, काम करने का मन नहीं होता, चलना फिरना कम कर देता है। इससे जो इंटरनल ऑर्गन्स उनकी कैपेसिटी भी कम होती है। कुल मिलाकर के कम भूख लगती है, भूख नहीं लगती है। अगर वो ओवर पेट खा भी ले, ज़्यादा खा ले तो पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है और इसकी वजह से रोगी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है। डॉक्टर नरेश ढान, जलकुंभी भस्म ही सेवनीय है या जलकुंभी का क्षार भी बना सकते हैं? बिल्कुल, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल आपका कहना सही है कि चूर्ण की मात्रा को ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्षार जो है कम मात्रा में लाभ करता है, तो इसका क्षार भी करा सकते हैं। तरीका वही है, आप जलकुंभी को कलेक्ट कर लें, सुखा लें और जला दें। जलाने के बाद फिर पानी में घोलें और क्षार का निर्माण कर लें। क्षार की मात्रा 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक आप पेशेंट में दे सकते हैं और मुझे लगता है क्षार जो है वो जल्दी काम करेगा। तो बिल्कुल आप क्षार बना करके भी जलकुंभी का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर चंद्रकला, सोते समय एक पेशेंट है, उनका सोते समय एक नॉस्ट्रिल बंद हो जाती है और जिसके कारण स्नोरिंग बहुत होता है। निश्चित है ये दुष्ट प्रतिश्याय के लक्षण हैं। इसके लिए
प्रारंभ 3 दिन पंचकोल काढ़े का सेवन कराएं और फिर नस्य कर्म करें। नस्य कर्म के लिए वायव्यडंग, शिग्रू और वचा ये चूर्ण 2 चम्मच लेवें, थोड़ा पानी मिला के रात्रि में रख दें, प्रातःकाल मसल कर छान लें और 6-6 बूंद की मात्रा में अवपीड़न नस्य देवें। इसकी विधि यह है कि 2 दिन स्नेह नस्य देवें। स्नेह नस्य जो है ऐसी अवस्था में वचा तेल का दें या षड्बिंदु तेल देवें 4-4 बूंद। अब प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न, ऐसा 21 दिन का कोर्स पेशेंट में करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। औषधियों में महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और टंकण भस्म 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार पेशेंट को देवें। अगर विधिवत आप अवपीड़न नस्य नहीं दे पाते हैं तो षड्बिंदु तेल या वचा तेल का ही 4-4 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार दोनों नासा में डालें। लगातार 20-21 दिन तक नस्य कर्म करें, इससे भी पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मोशन क्लियर रहे इसका भी ध्यान रखें और थोड़ा इम्यूनो बूस्टर औषधियाँ भी सेवन करें। इसके लिए सबसे बढ़िया है गिलोय चूर्ण और हरित की चूर्ण। 100 ग्राम हरित की, 100 ग्राम गिलोय चूर्ण दोनों मिला लें और 1-1 चम्मच दोनों टाइम खाली पेट में देवें। इससे मोशन भी क्लियर होगा और अमीनो बूस्टर भी आपको दवाई प्राप्त होगी और ये नासा अवरोध की जो कंडीशन होती है वो नहीं होगी। लक्ष्मण राजपुरोहित जी मेल पेशेंट है, 53 ईयर्स ओल्ड है, पित्त कफ प्रकृति है। प्रकृति जो है पित्त और कफ की है। तलवों में दाह होता है, राइट थाइज में सियाटिका जैसी वेदना होती है, तो निश्चित है ये न्यूराइटिस के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं और कटी प्रदेश में निश्चित है कंप्रेशन है थोड़ा बहुत और इसकी वजह से जो आपको सियाटिक पेन जैसा महसूस होता है और साथ साथ में पैरों में तलवों में दाह की उत्पत्ति होती है, जलन होती है। ऐसी अवस्था में आप चिकित्सा कटी प्रदेश में करनी पड़ेगी। कटी बस्ती लगाइए और पत्र पर निश्चित करिए, इससे दोनों में लाभ होगा। इसके अलावा एकांग वीर रस 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये 1 पुड़िया है। दिन में 2 पुड़ियाँ सुबह शाम शहद के साथ आप सेवन कराएं। इसके अलावा चंद्र प्रभावटी, महायोगराज गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को देवें, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। टैबलेट नियो भी इसमें लाभकारी होगी। टैबलेट नियो 2 सुबह 2 शाम की चरक कंपनी की आती है। ज्योति गुप्ता गाल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी जाननी चाहिए। गाल ब्लैडर स्टोन यदि हो गया हो और 10 mm से कम हो तो निश्चित रूप से ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें और विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम, साथ में औषधि भी चालू कर दें। और औषधि में जो मेरा प्रसिद्ध योग है जो मैं हमेशा देता हूँ, आप सबको बताता भी हूँ, उसमें है कुटकी चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण, पुनर्नवा चूर्ण और ककड़ी बीज। इन 4-5 को बारीक चूर्ण कर लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम को दिन में 2 बार खाली पेट में रोगी को देवें। पहले दिन जब कुटकी युक्त जो योग ले रहे हैं तो पहले दिन थोड़ा पतला मोशन होगा, 2-3 बार पेट में ऐंठन भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। इस चूर्ण के 2 महीने के प्रयोग करने से गाल ब्लैडर स्टोन की जो प्रक्रिया है बनने की वो ख़त्म होती है और जो उपस्थित है वो भी धीरे धीरे क्रश हो जाते हैं। इसके अलावा टैबलेट क्रश 2 गोली सुबह और शाम को
सिस्टोन टैबलेट भी अपन देते हैं 2-2 सुबह शाम को। और वरुणाधिक्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देना चाहिए। इसमें शोथग्न वस्ति भी दे सकते हैं, बड़ा लाभ होता है। इसमें वरुणाधिक्वाथ 50 ग्राम, तृणपंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, इसका यौकुट करके काढ़ा बना ले 300 ml, और इसमें गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यबक्षार 10 ग्राम, सैंधव 5 ग्राम मिला के ये विधिवत वस्ती 16 वस्ती कम से कम जरूर देवें। एक प्रारंभ में एक अनुवासन लगाने, लास्ट में एक अनुवासन लगाएं। आवश्यकता पड़े तो ही अनुवासन लगाएं, अन्यथा लगातार आप जो मैंने आपको निरूह वस्ती बताई उसका प्रयोग करें। इससे निश्चित रूप से गाल ब्लैडर स्टोन में लाभ प्राप्त होता है। सुनीता साहू जी का प्रश्न है, लहसुन, अदरक, नींबू सुरस, एप्पल सुरस का योग जो मैंने बताया था, क्लॉटिंग में ब्लड क्लॉट होता है, जैसे कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसके लिए ये ट्रीटमेंट बताया था। उसमें आपने शंका जाहिर की है कि क्या नींबू सुरस को भी गर्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप चारों को मिला लीजिए, अदरक सुरस, लहसुन सुरस, नींबू सुरस और एप्पल सुरस। इनको 100-100 ग्राम लेकर के धीरे धीरे इसको पकाएं 200 ml शेष रहने तक, और फिर 200 ml ठंडा होने पर शहद मिला करके और शीशी में भर करके आप इसको रख लें, और ये ख़राब नहीं होता है। आप 1 चम्मच सुबह शाम को खाली पेट में दोनों टाइम सेवन करें। इससे निश्चित रूप से जो ब्लॉकेज है वो हट जाते हैं और नए ब्लॉकेज नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है, कई बार ब्लॉक को हम आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से उसको निकलवा देते हैं, लेकिन फिर से बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन यह औषधि देने से रोगी को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। राजीव मल्होत्रा जी ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। रूमेटॉइड अर्थात आम बात, नाम से स्पष्ट है, आम से उत्पन्न होता है, इसलिए सर्वप्रथम इसमें दीपन पाचन करने हेतु पंचकोल क्वाथ का सेवन लगभग 7 दिन तक कराएं। 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम, प्रातः 8 बजे, सायं 4 बजे या 5 बजे पेशेंट को दे सकते हैं। भोजन के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद इस काढ़े का सेवन कराएं। इसके बाद मूर्छित तिल या त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा लें। विरेचन करने के पश्चात इसमें पंचकोल क्षारवस्ती, ये उज्जैन में जब मैं पदस्थ था तब इसका हमने निर्माण करके प्रयोग प्रारंभ किया और बहुत अच्छा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। पंचकोल क्षारवस्ती, पंचकोल क्षारवस्ती जैसे नाम से स्पष्ट है, पंचकोल के द्रव्य चव्य, चित्रक, सुंठी, पिपली, पिपली मूल, और इसमें हम अम्ल द्रव्य एक मिलाते हैं जिससे अम्लता रहे। जैसे वैतरणी वस्ती में हम इमली मिलाते हैं और गोमूत्र मिला करके वस्ती दी जाती है। वैतरणी वस्ती में इमली को और गुड़ को 1 दिन पहले भिगो के रखते हैं, फिर मसल के छान लेते हैं और उसमें गोमूत्र आदि डाल करके वस्ती दी जाती है। इसकी पूरा विधि विधान मेरी किताब में पंचकर्म क्लिनिकल पंचकर्म उपलब्ध है, वहाँ देख सकते हैं। तो पंचकोल क्षारवस्ती या एरण्य मूलादि वस्ती या एरण्य मूलादि वस्ती, वैतरणी वस्ती, इनका प्रयोग आम बात के लिए श्रेष्ठ है। लगभग 16 वस्ती आपको देना है। अनुवासन के रूप में
आवश्यकता पड़ने पर सैंधवादी तैल की अनुवासन वस्ती 30 ml भोजन के बाद आप दे सकते हैं। तो विरेचन और वस्ती के साथ साथ औषधियाँ भी पेशेंट को देना चाहिए। औषधियों में महारासनादि क्वाथ, पंचकोल क्वाथ 2-2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देना चाहिए। इसके अलावा सिंहनाथ गुगुलू 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ। और कैस्टर ऑयल का भी बड़ा इसमें उपयोग है। कैस्टर ऑयल, एरंटाइल, इसकी कल्प विधि से भी इसका सेवन करना चाहिए। और इस पर मैंने एक रिसर्च की थी, एक MD थीसिस भी लिखाई गई थी और उसमें एरंटाइल का कल्प विधि से आम बात के रोगों में प्रयोग किया गया था। प्रथम दिन, पहले तो 3 दिन 4 दिन पंचकोल काढ़ा को सेवन कराएं ताकि जो आम है वो खत्म हो जाए। निराम अवस्था प्राप्त होने के बाद प्रथम दिन 5 ml, फिर 10 ml, फिर 15, फिर 20, ऐसा बढ़ाते क्रम में 100 ग्राम तक, 100 ml तक एरंटाइल बढ़ाते रहना चाहिए और फिर इसके बाद क्रमशः कम करें। ऐसा करने से, कल्प विधि से आम बात में बड़ा अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। आप इसका प्रयोग करके देखें, इसमें किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। डॉक्टर निर्मला स्वाल का प्रश्न है, जो कि नेपाल से हैं। 56 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उनको गाल ब्लैडर का कैंसर है। जानते हैं आप, कैंसर का इलाज बड़ा संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी पेशेंट जिद पकड़ जाता है कि हमें कीमोथेरेपी नहीं कराना है, हमको ना ही ऑपरेशन कराना है, हमको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना है। ऐसी अवस्था में पेशेंट को विश्वास में लेकर के ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके लिए योग जो हम देते हैं उसमें हीरक भस्म 400 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 5 ग्राम, स्वर्ण सूत शेखर रस 5 ग्राम और वैक्रांत भस्म 10 ग्राम, इनकी 60 पुड़ियाँ बनाते हैं। 1 पुड़िया सुबह शाम को च्यवनप्राश के साथ पेशेंट को दिया जाता है। ये निश्चित रूप से आयुर्वेद में अर्बुद कहा जाता है। 2 प्रकार का अर्बुद है, एक बेनाइन और एक कैंसरस। गात्र प्रदेशे कुचदो दोषाः सम्मूर्छिता मांसम अभिप्रदूष्य वृत्तम स्थिरम मंद्रजम हंतम अनंत मूलम चिरवृद्ध्यपाकम करोति मांसोपचयम तु शोभम तम अर्बुदम शाशब्दो वदन्ति वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेधसाम वा। लक्षणों को देख करके हम निर्धारित कर सकते हैं कि पित्तानुबंधी है, कफानुबंधी है, उसी अनुसार से फिर ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। त्रिदोषज गुल में जो लक्षण बताए हैं वो कैंसर से बहुत मिलते जुलते हैं। महारुजम दाहपरीतम अश्वध्वनतम शीघ्र विदाहि दारुणम मना शरीराग्नि बलाप हरणम त्रिदोषम गुल्मम असाध्यम आदिशेत। जैसा निर्मला जी आपने बताया कि रोगियों को अग्निमान रहता है, भूख नहीं लगती है, ये इसके साइड इफेक्ट है। मूल चिकित्सा मैंने बताई, फिर सिम्टम के आधार पर भूख नहीं लगती है तो अष्टांग लवण, दादी मास्टर चूर्ण, इनका सेवन कराएं या लिफ 52 का सेवन कराएं। आसो अरिष्ट भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसी अवस्था में, जैसे द्राक्षासो और अश्वगंधारिष्ट, क्योंकि मानसिक दुर्बलता रोगी में हो जाती है अग्निमान के साथ साथ में शिरोधारा कराएं। शिरोधारा कराने से रोगी को शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है, पेशेंट जो है ठीक होने लगता है। क्योंकि पेशेंट अभी कमज़ोर नहीं लगता है, इसलिए ये औषधि देवें, ईश्वर करेगा तो लाभ प्राप्त होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक दावा जरूर ना करें कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, ये बिल्कुल दावा ना करें। हमारे बीच हमारे चिकित्सक बंधु जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर विकास महाजन, डॉक्टर सुकुमार जोशी जी,
डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर जगपाल सिंह, डॉक्टर वंदना पाठक जी, आशुतोष कुमार जी, प्रकाश सिंह, लीनम शुक्ला जी, प्रदीप मानवी, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, डॉक्टर माधव मिश्रा, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर मनोरंजन कुमार साहू जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर जी, डॉक्टर सुनील रातौरी जी, सुकुमार चिंतामन जी, वैद्य आरबी प्रजापति जी, भानु प्रताप सिंह जी, सुनीता साहू जी, संजय जी, शान बाग जी, आयुष गोडियाल जी, अनिल जी, राजीव सैनी जी जैसे हमारे चिकित्सक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। अब आइए अपने मूल विषय विसर्प पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विसर्प को इरिसेपेलस के नाम से जाना जाता है। यह रोग स्ट्रेप्टोकॉकस इरिसेपेलेटिस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। आचार्य चरक ने कक्षा नामक विसर्प का भी उल्लेख किया है, जो कि जनेऊ की परिधि में होता है, जिसको हर्पिस जॉस्टर भी कहा जाता है। विसर्प रोग अनेक प्रकार की गतियों से शरीर के सभी भाग में गमन करता है, इसलिए इसे विसर्प कहा जाता है। अथवा शरीर के सभी प्रदेशों में शीघ्र गमन करने के कारण इसे परिसर्प भी कहा जाता है। विविधम सर्पति दो विसर्पस्तेन सा स्मृता परिसर्पणो अथवा नामना सर्वता परिसर्पणातः, यह इसकी परिभाषा है। इसके निदान में अत्यधिक मात्रा में उष्ण, अम्ल, कटु का सेवन करना, खट्टी दही का सेवन करना, विकृत मदिरा का सेवन, विदाही अन्न से सेवन करने से, उड़द तिल अधिक मात्रा में सेवन करने से, भोजन में चावल का ज़्यादा सेवन करने से, शस्त्र या चाकू से कट जाने के कारण, आघात होने के कारण भी विसर्प हो सकता है। रस्सी आदि से बांधने से, गिरने के कारण, धूप, श्रम, विषैले पदार्थ के संपर्क में आने से और जलने के कारण भी विसर्प के रोग की उत्पत्ति होती है। विसर्प में और कुष्ठ में दोनों में 7 दूष्य होते हैं। विसर्प में रक्त, लसिका, त्वक और मांस, रक्त, लसिका, त्वक, मांस दूष्यम, ये दूष्य होते हैं। कुष्ठ में भी वातादयस्त्रः दुष्टा त्वक, रक्त, मांस, साम्बुचा, यहाँ भी 10 प्रकार के दूष्य होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि कुष्ठ धीरे धीरे होने वाली व्याधि है, शीघ्र विसर्पण इसका नहीं होता और बहुत ही कष्टकारी या बहुत ही वेदना या दाह इसमें उत्पन्न नहीं होता है। और 7 दूष्यों के दूषित होना आवश्यक है, तभी कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। लेकिन विसर्प में 7 दूष्यों के दूषित होना आवश्यक नहीं है। यह शीघ्रकारी है, तत्काल ये फैलता है, शरीर में विसर्पण करता है और अत्यधिक दाह और शूल की उत्पत्ति करता है। ये कुष्ठ और विसर्प में अंतर है। अब आइए संप्राप्ति देखें तो उपरोक्त कारणों के सेवन करने से कुपित, वात, पित्त और कफ एक साथ मिलकर रक्त, लसिका, त्वचा और मांस को दूषित करके विसर्प रोग की उत्पत्ति करता है। रक्त, लसिका, त्वक, मांस दूषम दोषस्त्रयो मलाः विसर्पणाम समुत्पत्तौ विज्ञेयः सप्तधातवाः। चरक ने इसके 7 भेद बताए हैं।
वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज, ये 7 प्रकार के बताएं। आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार ही विसर्ग के बताए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्षतज। अब आइए थोड़ा से लक्षणों पर भी ध्यान देवें। अच्छा, आश्रय भेद से 3 प्रकार का होता है, बाह्य विसर्ग, आभ्यंतर विसर्ग और उभय विसर्ग। लक्षणों के दृष्टिकोण के वातज विसर्ग में लक्षण होते हैं, जो स्फोट होते हैं वो श्यावर्ण के, अरुण और भेदनवत पीड़ा होती है, ये डायग्नोस्टिक सिम्टम है वातज विसर्ग के। पैतृक विसर्ग में शीघ्र फैलने वाला, तीव्र दाह और शीघ्र पकने वाला और अन्य पैतृक लक्षण भी इसमें उत्पन्न होते हैं। कफज विसर्ग में धीरे धीरे फैलने वाला, देर से पकने वाला और कफ ज्वर के लक्षण इसमें प्राप्त होते हैं। सन्निपातज में तीनों दोषों के मिलित लक्षण मिलते हैं और ये असाध्य की श्रेणी में आता है। सन्निपातज विसर्ग जो है वो असाध्य होता है। वात पित्तज विसर्ग को अग्नि विसर्ग कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, संपूर्ण शरीर में अंगार दाहवत वेदना होती है और पित्त दोष के लक्षण या पित्त ज्वर के लक्षण भी रोगी में प्राप्त होते हैं। इससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि अग्नि विसर्ग है और इसमें वात पित्त का प्रकोप होता है। वात कफज, वात कफज विसर्ग को ग्रंथि रोग कहा जाता है। ग्रंथि, ये लाल वर्ण की ग्रंथियां होती हैं पूरे शरीर में, तकलीफदेह होती हैं, वेदना होता है। कफ पित्तज विसर्ग को कदर्म कहते हैं। आमाशय किसी एक भाग में उत्पन्न होते हैं। ये पीली लाल पीड़िकाएं होती हैं और मांस में सड़ने जैसे लक्षण भी रोगी में प्राप्त होते हैं, इसीलिए उसको कदर्म अर्थात कीचड़ कहा है। विसर्ग के उपद्रव हैं ज्वर, अतिसार, छर्दी, त्वचा का फटना, थकावट, ये मुख्य रूप से विसर्ग के उपद्रव हैं। अब आइए चिकित्सा पर ध्यान दें। इसमें सबसे पहले लंघन, दीपन, पाचन करके आम का पाचन करें या पंचकोल काढ़े का सेवन करें कम से कम 5 दिन 30 ml की मात्रा में खाली पेट में। इसके बाद पंचीकृत घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात वमन कराएं। वमन के लिए जो मदन फल कल्प बनाएंगे उसमें पटोल, मुलैठी और नींब छाल, इंद्रजौ, पटोल, मुलैठी, नींब छाल और इंद्रजौ, इनको 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना ले 100 ml और इसमें मदन फल पिपली 15 ग्राम यौकुट करके 1 दिन पहले भिगो के रख दें और जिस दिन वमन कराना है इसको मसलें, छाने और इसमें 2.5 ग्राम शहद और 2.5 ग्राम लवण, सेंधव लवण और 20 ग्राम शहद मिला करके मदन फल कल्प तैयार करें। इसके बाद वमन करने के बाद संसर्जन क्रम, फिर विरेचन करना है तो विरेचन के लिए पंचतीर्थ घृत का अभ्यंतर स्नेहपान कराएं 9वें, 10वें, 11वें दिन बड़ी हुई मात्रा में। यहाँ 30 ml से प्रारंभ करना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर 100 ml, 150 ml, 200 ml ऐसा देवें। फिर 15वें दिन विरेचन करा दें। विरेचन के लिए निशोथ, त्रिफला, निशोथ 20 ग्राम, त्रिफला 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना लें 100 ml। इसमें पंचतिक्त घृत 50 ml और एरंड तैल 40 ml मिला करके विरेचन कल्प प्रदान करें। इससे अच्छा विरेचन रोगी में हो जाता है। विसर्ग में रक्त मोक्षण का भी बहुत ही उपयोग है, बड़ा फायदा करता है। इसमें शिराभेद या जलव का उच्चारण आप पेशेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लेप बताए गए हैं, उनका भी लाभ होता है। जैसे गूलर की छाल, मुलैठी, कमल केसर, नीलकमल, नागकेसर और प्रियंगु। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, गूलर की छाल, मुलैठी, कमल केसर, नीलकमल,
नागकेशर और प्रियंगु, इनको बराबर बराबर मात्रा में बारीक चूर्ण तैयार कर लें और पानी में पीस कर लेप तैयार करें और इस लेप में घृत मिला करके विसर्प के स्थान में लगाएं। आप देखेंगे 7 दिन के अंदर ही विसर्प ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक और योग है मुलैठी, शतावरी और यव का सत्तू। मुलैठी, शतावरी और यव का सत्तू बराबर मात्रा लेकर के बारीक चूर्ण बना लें और पानी में पीस करके लेप तैयार करें और इस लेप में घृत मिला करके पेशेंट को लेपन करें। इससे बहुत ही आराम प्राप्त होगा। इसके बाद एक और योग है लेप का, यव का आटा, मुलैठी चूर्ण, यव का आटा और मुलैठी चूर्ण, इनका बारीक चूर्ण तैयार करके लेप तैयार करें और घृत मिला करके पेशेंट को लगाएं। इसके अलावा दशांग लेप भी इसमें लाभ करता है। दशांग लेप आप ले लें 20 ग्राम, आधा कप पानी या दूध ज़्यादा अच्छा है, और उसमें 2 चम्मच शुद्ध घी मिला करके धीरे धीरे इसको पकाएं। जब लेप तैयार हो जाए तो उसको लगाएं। दशांग लेप से भी विसर्प में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। परिसेचन कराना चाहिए। इसमें परिसेचन के लिए 10 मूल का क्वाथ आप ले लें और उसमें घृत मिला करके नित्य परिसिंचन करें। इससे क्या होगा, कीटाणु नष्ट होते हैं और रोगी को अच्छा लगता है, दाह में अल्पता आ जाती है। क्वाथ के रूप में मोथा, निम्ब छाल, पटोल, नागर मोथा, निम्ब छाल और पटोल बराबर मात्रा में लेकर योग कुट कर लें। फिर 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को दोनों टाइम दें। इसके अलावा इसमें किरात तिक्तादि क्वाथ का भी बहुत अच्छा रोल है। किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता घ्रांति पीतानि चाभ्यासात पुनरावर्तकम ज्वरा चिरायता कुटकी गिलोय मुस्तक और परपट, इसके काढ़े देने से भी रोगी को बहुत ही अशातीत लाभ प्राप्त होता है। आसो अरिष्ट में महामंजिष्ठादि क्वाथ, सारीवाद्यारिष्ट और खजरारिष्ट, इनका प्रयोग आप 2-2 चम्मच की मात्रा में आप कर सकते हैं। उतना ही पानी मिलाएं। भोजन के बाद हमेशा देना चाहिए। इसके अलावा औषधियों में रसमाणिक 60 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्राएं पेशेंट में देना चाहिए। एक और योग है चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को देवें। आरोग्यवर्धनी कैशोर गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार, RT+ कैप्सूल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी लक्षणानुसार भी आपको चिकित्सा करना चाहिए। इस तरीके से विसर्प में जो अनुभूत चिकित्सा है, जो मेरी प्रैक्टिस लाइफ में मैंने पाया है, वो मैंने आपको अभी बताया। आशा है आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।